दो रोटियों की बात। माही की शादी छोटी उम्र में हो जाती है। ससुराल आकर माही ससुराल में रम जाती है और ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल एक अच्छी बहू बनने की कोशिश में लग जाती है। एक दिन अचानक रात के 10 बजे माही को उसकी माँ का फोन आता है। इतनी रात को माँ का फोन देखकर माही को डर लगता है और वो अपने सीने पर हाथ रखकर कहती है, इतनी रात को माँ का फोन, कुछ हुआ तो नहीं? माही डरते डरते फोन उठाती है। कोई बात तो नहीं हो गई ना माँ? माही के इतने कहने की देरी थी और उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगती है। बेटा क्या बताऊं, तेरा भाई बिना पैसे के ही पढ़ने दिल्ली चला गया है। उसके पास 1 रुपया नहीं है। वो क्या खाएगा क्या पिएगा समझ में नहीं आ रहा। माँ तुम रुको, मैं कुछ करती हूँ। पहले तो माही का दिमाग काम नहीं करता, फिर थोड़ी देर बाद वो अपने पति पंकज को सब कुछ बताते हुए कहती है, आप ट्रेन से मेरे भाई तक पैसे पहुंचा सकते हैं क्या? आप कुछ कीजिए ना प्लीज। ठीक है, मैं उसे 2000 दे आता हूँ स्टेशन पर। उसकी गाड़ी स्टेशन पर रुकेगी, तुम उससे बात करके मुझे उसका बर्थ नंबर बता दो। माही तुरंत अपने भाई से बात करती है और पंकज उसे स्टेशन पर पैसे देकर आ जाता है। एक बार के लिए माही और उसकी माँ के मन को शांति हो जाती है। दिल्ली पहुंचकर अमन माही को कॉल करता है। दीदी तुम लोग चिंता क्यों करती हो? भगवान है ना मेरे साथ, ऊपर से तुम लोगों का प्यार है, मुझे कुछ नहीं होगा। कोई ऐसे घर से जाता है क्या? तू ही बता। तू वापस घर चला जा माँ के पास। नहीं दीदी, मुझे सीए बनना है, पैसे कमाने हैं। घर पे ऐसा कोचिंग और टीचर नहीं है जिससे मैं पढ़ सकूं। मुझे अपने घर के लिए कुछ करना है। मैं सीए बनकर ही लौटूंगा दीदी। अमन तू कैसे रहेगा? तेरे पास तो पैसे भी नहीं है। वहाँ पे पैसे कहाँ से आएंगे? तू अनजान शहर में कहाँ रहेगा, क्या खाएगा? तू मेरा प्यारा भाई है ना, ट्रेन पकड़कर वापस आ जा। नहीं दीदी, मैं वापस घर नहीं आऊंगा। तुम माँ से कह देना अपना ख्याल रखे। पैसे वाला बनने के लिए थोड़ी स्ट्रगल तो करनी ही पड़ती है। अमन फोन रख देता है। इधर माही दिन रात अमन के बारे में सोचती रहती है। खुद को वो बहुत लाचार महसूस करती है कि वो अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर पा रही। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और 15 दिन बाद पंकज का एक नया दोस्त उससे मिलने घर आता है। भाई क्या बात है, बड़े दिनों के बाद मेरी याद आ गई। तू कौन सा शादी के बाद मुझे याद करता था? हाँ? अच्छा यार, तुझसे ना एक पर्सनल बात कहनी है। कल मैं जब दिल्ली स्टेशन के लिए निकल रहा था तो मैंने भाभी के भाई को फुटपाथ पर स्ट्रीट लाइट के नीचे सोया हुआ देखा। उसके सिर के नीचे सीए की किताबें थी। इस हालत में उसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। भैया ऐसे कौन सी दिक्कत आ गई जो उसे इस तरह रहना पड़ रहा है? यार सीए के एक से एक इंस्टीट्यूट यहाँ भी खुल गए हैं। माही चाय नाश्ता लेकर आ रही थी और ये सब सुन लेती है। उसकी आंखें भर आती है। वो उसी वक्त अपने कमरे में जाकर भाई को फोन लगाती है। अमन, तू किन हालातों में वहाँ रह रहा है मुझे सब पता चल चुका है। तू अभी के अभी मेरे ससुराल आ जा, तुझे मेरी कसम है। दीदी तुम समझ नहीं रही हो, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। मुझे जिस कोचिंग की जरूरत है वो तुम्हारे शहर में नहीं होगी। अमन, यहाँ भी एक से एक सीए की क्लास करवाने वाले इंस्टीट्यूट खुल गए। मैं तुझे तेरे जीजा जी से टिकट के पैसे भिजवा रही हूँ, तू मेरे पास आ जा। और जो तू नहीं आया ना तो मैं खुद वहाँ चली आऊँगी। ओफो, ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई का खर्च मैं खुद उठाऊंगा। तुम जीजा से पैसे मेरे लिए नहीं मांगोगी। यहाँ की तरह मैं तुम्हारे घर में भी ट्यूशन पढ़ाकर पैसे जमा करूँगा। ठीक है, तू पहले आ तो। अगले दिन अमन माही के ससुराल पहुँच जाता है। अमन को देखकर माही उसके गले लगकर बहुत रोती है। बहुत बड़ा हो गया है, अपनी मर्जी से चलता है। हाँ? कितने दिनों के बाद अमन घर का खाना खाता है और उसी वक्त सीए के ट्यूशन पता करने चला जाता है। इधर माही अपने आस पड़ोस और दोस्तों को अपने भाई की ट्यूशन पढ़ने की बात फैला देती है। माही सभी को एक मैसेज भेजती है, किसी को भी अपने बच्चों के लिए ट्यूशन चाहिए मुझे संपर्क करे। मेरा भाई बहुत अच्छा टीचर है और वो 12वीं तक की क्लास करवाता है। माही के सपोर्ट से अमन को कुछ बच्चे मिल जाते हैं और इधर अमन खुद भी सीए की क्लास ज्वाइन कर लेता है। रात को खाने की मेज पर माही अमन से कहती है, देख मुझे सुबह कोचिंग जाने से पहले उठा देना, मैं तुझे नाश्ता दे दूंगी। साले साहब, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बता देना, अपना ही घर समझो इसे। जयश्री के कलीजे पर सांप लौटने लगता है। वो अमन से कहती है, कब तक तेरी पढ़ाई है? उसमें क्या है, जब तक उसे पढ़ना है पढ़ेगा। पढ़ाई कभी खत्म होती भी है क्या माँ? जयश्री के मन में उथल पुथल होने लगती है और वो अपने मन में कहती है, मेरे बेटे के ऊपर बैठ कर खाएगा,
इससे मैं यहाँ ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दूंगी। अगली सुबह माही 5 बजे उठकर नाश्ता बनाकर अमन को नाश्ता करवा देती है और उसका टिफिन पैक कर देती है। कोचिंग के लिए निकलते वक्त माही 500 की नोट अमन के हाथ में रखकर कहती है, पूरा दिन तो बाहर रहेगा, कुछ खा लेना। नहीं दीदी, तुम फिर से जीजू से मेरे लिए पैसे ले रही हो ना? अरे ये मेरे पैसे हैं जो मैंने घर के खर्च में से बचाए हैं। तू सीधा रात को आएगा। अभी तेरे पास पैसे नहीं होंगे ना? चल मुंह बंद करके रख ली इसे। उधर अमन कोचिंग चला जाता है। इधर 9 बजे पंकज और जयश्री जब नाश्ते के लिए बैठते हैं तब मौका पाकर जयश्री पंकज से कहती है, बेटा संभाल कर, घर में साला और दीवार में आला बहुत खराब होते हैं, धीरे धीरे घर को खोखला कर देते हैं। माही ऐसे तो कभी 5 बजे उठती नहीं, लेकिन अपने भाई के लिए उठ गई। उसे इतने अच्छे से सारा नाश्ता कराया, उसके बाद भी उसके लिए टिफिन पैक करके देने की क्या जरूरत थी बता? ऐसे तो राशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ऊपर से तुझसे छुपा कर पैसे दिए जा रहे हैं, पता भी है? ऐसा कुछ नहीं है माँ, एक आदमी कितना ही खा लेगा, कोई अपने पेट से ज्यादा तो खा नहीं सकता। तुम इन सब बातों में ध्यान मत दो। दिन बीतने लगते हैं। जयश्री पंकज को भड़काने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। इधर माही अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन काम करना शुरू कर देती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और एक रोज जयश्री पंकज को अपने कमरे में बुलाकर कहती है, पंकज संभल जा, अभी भी वक्त है। मैं देख रही हूँ जब से अमन इस घर में आया है, माही घर से ज्यादा अमन में लगी रहती है। इस बार महीने भर का राशन 15 दिन में खत्म हो गया है। आज तो माही अमन के लिए इतने महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े भी लेकर आई है। जिन चीजों पर मेरे पोते पोतियों का हक है, वो भला उस अमन को क्यों मिले? माँ, यही बात करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था? पंकज जयश्री की बातों को अनसुना कर देता है और इसी तरह 1 साल बीत जाता है। जयश्री के बर्दाश्त की हद पार हो जाती है और वो मौका पाकर पंकज से कहती है, 1 साल हो गया, अब ये जाएगा भी कि नहीं यहाँ से? तेरे सभी दोस्तों के बच्चे हो गए एक तुझे छोड़कर। जब तक अमन यहाँ से नहीं जाएगा तब तक माही बच्चा नहीं करेगी। अरे घर का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। जब देखो माही अमन को 500,000 देती रहती है। अपना कमरा तक साफ नहीं करता अमन, और तो और उसके जूते भी माही ही साफ करती है। शादी के बाद कौन अपने ससुराल को छोड़कर मायके वालों के लिए इतना करता है बता? देख लेना, एक दिन तू बहुत पछताएगा। आज तेरा साला आया है, कुछ दिन बाद तेरी सास आ जाएगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। इतने दिनों से जयश्री की बात सुनते सुनते अब उसे भी ये बात सही लगने लगती है। वो माही के पास जाकर उस पर चिल्लाने लगता है, तुम जब देखो अमन अमन करती रहती हो। अमन के अलावा इस घर में कोई और नहीं रहता क्या? तुम मुझसे अलग से पैसे ले लेती हो और घर के खर्च में से पैसे अलग से बचाकर अपने भाई को दे देती हो। इतना पैसा उसे किस लिए चाहिए? तुम मुझे रोड पर लाकर छोड़ोगी? लाखों खर्च कर दिए तुमने उस पर। वो तो लाड साहब की तरह रात को आता है और सुबह चला जाता है। बैठे बिठाए उसे सब कुछ मिल रहा है। आने दे उसे, आज नहीं छोड़ूंगा मैं। वापस फुटपाथ पर जाकर रहे। आप मेरे भाई के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं। उसने कोई आपके पैसे नहीं लिए, वो खुद के पैसों से पढ़ रहा है। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। पंकज और माही में बहुत देर तक बहस होती है। रात को अमन घर आता है और कहता है, दीदी बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना लगा दो ना। अमन हाथ धोकर खाने की मेज पर बैठ जाता है और पंकज उसी वक्त उसके पास लड़ने के लिए पहुंच जाता है। पंकज जैसे ही अमन से कुछ कहने को होता है कि अमन उसके हाथ में बाइक की चाबी पकड़ाकर कहता है, जीजू मैं आपका ही वेट कर रहा था। आज मुझे मेरी पहली सैलरी मिली है और उसी से मैंने ये बाइक आपके लिए ली है। मैंने कभी पापा को नहीं देखा, लेकिन आप में मुझे मेरे पिता नजर आते हैं। चलिए बाइक देखते हैं जीजू। अमन की बात सुनकर पंकज की आंखें भर आती है। तूने नौकरी कब पकड़ी? तू तो अभी पढ़ रहा है ना? जीजू जहाँ मैं इंटर्नशिप कर रहा था ना, वहीं मेरे नॉलेज और काम से खुश होकर बॉस ने मुझे जॉब पर रख लिया। पंकज अमन को गले लगाकर कहता है, तू मेरा बड़ा बेटा है, मुझे माफ कर दे अमन। मैंने तेरे लिए बहुत बुरा भला सोचा। अब तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा अपने जीजा के साथ। जीजू एक राउंड करके आए। अमन और पंकज बाइक से घूमने निकल जाते हैं। जयश्री के सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है और अमन, माही और पंकज के दिल को और करीब हो जाता है।